भारतीय समाज में जाति प्रथा। आज का हमारा विषय जाति से संबंधित है। भारतीय समाज को यदि हम देखें तो इसमें अनेक जातियां हमें दिखाई देती हैं। प्रत्येक जाति अपने गुणों के आधार पर पहचानी जाती है। इस भारतीय समाज में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी अपनी एक जाति होती है जिससे उसकी पहचान होती है। प्रत्येक व्यक्ति के नाम के साथ उसकी जाति जुड़ी होती है। तो इस व्यवस्था को यदि हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय समाज में जो जाति प्रथा का स्वरूप हमें वर्तमान में दिखाई देता है, इस व्यवस्था का विकास किस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में हुआ। जाति प्रथा को यदि हम वर्तमान स्वरूप में देखें तो जाति प्रथा ने समाज को अनेक भागों में विभक्त करके रख रखा है। जाति व्यवस्था के विकास को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा आखिर ये जाति है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जाति का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो यह अंग्रेजी भाषा के शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का शब्द कास्ट पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से बना है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है। यह शब्द लैटिन शब्द कास्टस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशुद्ध। कास्टा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डियोट ने प्रजाति समूह के विभेद के लिए किया था। शाब्दिक दृष्टि से हम देखें तो जाति में एक ही समाज के लोगों को, एक ही समूह के लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। तो शाब्दिक दृष्टि से यह कास्टस से निकला है, जिसका तात्पर्य हमने प्रजाति नस्ल से लिया है। अब यदि हम ये देखें कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है, यह जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही विकसित रूप रही है। वर्ण व्यवस्था को हम जाति प्रथा का पूर्वगामी कह सकते हैं। प्रारंभ में समाज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त था, आने वाले समय में अनेक कारणों से इसी से अनेक वर्ग हुए, उपवर्ग हुए, जिन्होंने जाति का नाम पाया। ये जातियां ही आने वाले समय में समाज का विभाजन करती हैं, विभेदीकरण करती हैं। जातियों से अनेक उपजातियां निकली और आने वाले समय में समय के साथ साथ सामाजिक स्तरीकरण में अनेक जातियां हमें दिखाई दी। यह एक सुदृढ़ सामाजिक संस्था के रूप में भारतीय समाज में स्थापित हुई। इसका प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूह जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इन सभी की सामाजिक व्यवस्था पर दिखाई पड़ता है। भारत में प्राचीन काल में जो वर्ण संकर जातियाँ थीं, इन वर्ण संकर जातियों से, विदेशी जातियों से जो जातियाँ, उपजातियाँ और अनेक उपवर्ग बने हैं, उन्होंने सामाजिक संरचना, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों, रीतियों तथा व्यवस्थाओं पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। वर्तमान में भारत में अनुमानतः 3000 से अधिक जातियां हैं और उनकी उपजातियां भी हैं जो कि जन्म पर आधारित हैं। इस जाति व्यवस्था को समझने के लिए, भारतीय समाज में जाति प्रथा को समझने के लिए हमें सबसे पहले जाति की परिभाषा देखनी होगी। शाब्दिक अर्थ हम यहाँ देख चुके हैं। अभी देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, हमारे समाज शास्त्रियों ने जाति से क्या अर्थ लिया है, जाति क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, इस जाति व्यवस्था में हम क्या शामिल कर सकते हैं, ये सभी विचारणीय प्रश्न हैं। जाति की परिभाषाओं को लेकर हम देखते हैं कि कोई भी विचारक या इतिहासकार एक मत नहीं है। सर्वप्रथम हम बात करें सर हर्बर्ट रीजली की। उनके अनुसार जाति परिवारों या कई परिवारों के संकलन का समूह है, जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है, और जो लोग विचार कर सकते हैं, इन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में यह स्पष्ट होता है। तो सर हर्बर्ट रीजले के अनुसार हम ये माने तो जाति समान लोगों का एक समूह है जो एक देवीय पुरुष से अपनी उत्पत्ति मानता है
और ये समान इनका पैतृक व्यवसाय होता है जिसमें ये बंधे हुए हैं। इसलिए जाति समान लोगों का एक समूह है। इसी तरह हम जे.एच. हटन की बात करें तो जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समय अनेक समूह होते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहते हैं। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर संस्कारित रूप से निर्धारित होते हैं। इसी तरह आर.एन. मुखर्जी की यदि हम बात करें तो जाति जन्म पर आधारित सामाजिक संस्कार और वर्ग विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो आवागमन, खानपान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के संबंध में अपने सदस्यों पर नियम या प्रतिबंध लागू करती है। इससे आर.एन. मुखर्जी कहते हैं कि जाति के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों की अनुपालना करना उनके लिए जरूरी होता है और इन प्रतिबंधों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। इसी तरह इतिहास का स्मिथ की यदि हम बात करें तो जाति उन परिवारों का एक समूह है जो धार्मिक क्रियाविधि की विशुद्धता को, विशेषकर खानपान और वैवाहिक संबंध की पवित्रता के विशिष्ट नियमों का पालन करने के लिए परस्पर संगठित है। इस तरह से इतिहास का स्मिथ के अनुसार यह एक ऐसा समूह है जो निश्चित धार्मिक नियमों का तो पालन करता ही है, साथ ही सामाजिक बंधनों में वैवाहिक संबंधों की पवित्रता पर भी ये बल देता है। इसी तरह हम E.H. ब्लंट की यदि बात करें तो इनके अनुसार जाति सामान्य नाम वाले सजातीय विवाहित समूह का संग्रह है। अर्थात जाति एक जैसी विवाहिक परंपरा में बंधे लोगों का समूह है जिसकी सदस्यता परंपरागत होती है अर्थात वंशानुगत होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो निरंतर बंधे रहते हैं, जिसके अंतर्गत सदस्यों पर सामाजिक मेलजोल संबंधी कुछ पाबंदियां लगती हैं। इस प्रकार प्रत्येक विचारक ने जातीय शब्द को लेकर अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं। इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है, अतः जाति के अंतर्निहित लक्षणों के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आखिर इस जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को प्रभावित किया है। जाति के कुछ निश्चित नियम होते हैं, तो इस जाति व्यवस्था को समझने के लिए हमें उन लक्षणों को देखना होगा जिसके आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इन सारी परिभाषाओं को देखने के बाद हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जाति प्राकृतिक होती है, जाति कठोर होती है, जाति के कुछ निश्चित नियम हैं। प्राकृतिक होने के कारण, जन्म पर आधारित होने के कारण इसमें अपने आप कठोरता आ जाती है। जाति जन्म पर आधारित है और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उसे जाति से बहिष्कृत नहीं कर दिया जाए या वो अपनी जाति विरोधी कोई गतिविधि में शामिल ना हो। चूँकि जाति के कठोर नियम होते हैं, जाति में खानपान पर कुछ प्रतिबंध होते हैं कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ खानपान का व्यवहार नहीं रख सकता। इसी तरह जाति में विवाह को एक आवश्यक और अनिवार्य संस्था माना है। अभी हमने देखा कि हमारे विचारकों के अनुसार जाति में जो इसकी परिभाषा हमने देखी कि जाति विवाहित लोगों का एक समूह है, इसलिए विवाह इस जाति व्यवस्था में आवश्यक या अनिवार्य माना जाता है। और विवाह की भी यदि हम बात करें तो इसमें अंतर्जातीय विवाह पर भी प्रतिबंध होता है, जो हम इसकी विशेषताओं में देखेंगे। समाज का वंश पारंपरिक ढांचा होता है जिसमें धर्म के प्रभुत्व अथवा अधीनता की स्थिति होती है। धर्म के नियमों का पालन करना हर जाति के व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसी तरह हम देखें तो इसमें काम धंधे या व्यवसाय भी निश्चित होते हैं। प्रत्येक जाति का अपना एक निर्धारित व्यवसाय होता है। जातिगत व्यवसाय के आधार पर भी हमने समाज को अनेक भागों में विभाजित देखा है। प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती है, जैसा कि आप लोगों ने वर्तमान में भी देखा होगा कि समाज में जो जातियां हैं तो ये जातियां अपनी पंचायतों के माध्यम से अपने सदस्यों पर नियम लगाती हैं और इन नियमों का पालन करना प्रत्येक जाति के सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। जातीय खाप पंचायतों का भी नाम आपने सुना होगा। इन खाप पंचायतों के माध्यम से
जाति विरोधी कार्य करने पर सदस्यों को दंडित भी किया जाता है और इसका बहुत ही विकृत रूप भारतीय समाज में वर्तमान में भी विद्यमान है। इस तरह से हम देखें तो जाति एक ऐसे लोगों का समूह है जो जिस जाति में जन्म लेता है व्यक्ति वह उसी जाति का हो जाता है। जाति से ही व्यक्ति की पहचान होती है। जन्म पर आधारित होने के साथ साथ ये प्राकृतिक होती है। व्यक्ति जिस जाति में हुआ उसी जाति के नियमों का उसके पालन करना होता है। इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं जिसकी अनुपालना प्रत्येक जाति के सदस्य को करना होता है। मेगस्थनीज के अनुसार यदि हम बात करें तो जाति व्यवस्था के उन्होंने 2 लक्षण बताए हैं। इसमें अंतर्विवाह की मनाही होती है, अर्थात एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, वो जाति के बाहर जाकर दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। इसी तरह देखें तो जातिगत व्यवसाय भी नहीं बदला जाता। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब तो फिर भी ये व्यवस्था बहुत बदल चुकी है। अब कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के व्यवसाय को अपना सकता है। परंतु हम बात करें प्राचीन काल की तो प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी कि जाति का अपना निर्धारित व्यवसाय होता था। प्रत्येक जाति का समूह का अपना एक निर्धारित व्यवसाय होता था और व्यक्ति उस जाति में जब जन्म लेता था तो उसे उसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता था। वह अपनी इच्छा से दूसरे व्यवसाय को नहीं अपना सकता था। इसके कुछ लाभ भी हुए हैं तो कुछ दोष भी हुए हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। चूँकि मेगस्थनीज ने जाति व्यवस्था के 2 लक्षण हमें बताए कि अंतर्विवाह की मनाही है और जातिगत व्यवसाय को नहीं बदला जा सकता। तो इस तरह से हम देखें कि जाति के जो निश्चित लक्षण है इसके आधार पर जाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक पुरुष से अपनी उत्पत्ति मानता है। प्रत्येक जाति का अपना एक जातिगत पुरुष होता है जिससे अपनी उत्पत्ति मानते हैं और वंश परंपरागत व्यवस्था इसमें दिखाई देती है जिसके निश्चित व्यवसाय है, निश्चित नियम है, जातियों के ऊपर कुछ प्रतिबंध है। तो इस तरह से जातिगत व्यवसायों के आधार पर हमने जातियों का निर्धारण किया। तो इन सारे लक्षणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर हम जाति की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। ये विशेषताएं ये हैं कि जातियां जो कि जन्म पर आधारित हैं, इसमें समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। खंडात्मक विभाजन इसलिए जैसे हम देखें कि समाज में कुछ ऊंची जातियां होती है, कुछ निम्न जातियां होती है। उच्च जातियों में भी हर जाति में अनेक उपवेद होते हैं। जैसे ब्राह्मण जाति का कोई है तो ब्राह्मण जाति में भी कुल के आधार पर, गोत्र के आधार पर अनेक उपजातियां होती हैं। तो एक ही जाति के अंतर्गत हमें बहुत ही उपजातियां या फिर उपवर्ग दिखाई देते हैं। इससे समाज का अनेक छोटे छोटे भागों में खंडात्मक विभाजन हो जाता है। तो ये जाति की विशेषता है कि जाति का जो विकसित रूप हमें वर्तमान में दिखाई देता है ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का परिणाम है जिससे समाज को एक निश्चित ढांचे में बांध कर रखा है, लोगों को एक निश्चित उपनियमों में बांध के रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वर्तमान भारतीय समाज में एक एकीकरण दिखाई देता है। हिंदू समाज की यदि हम बात करें तो हिंदू समाज में भी अनेक जातियां और उपजातियां हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। सामाजिक और धार्मिक सोपान होते हैं, जातियों के अपने सामाजिक नियम होते हैं, जैसे वैवाहिक संबंधी, जैसे कुछ व्रत त्योहार होते हैं, कुछ अन्य नियम होते हैं जिनकी पालना करना हर जाति के लिए अनिवार्य होता है। इसी तरह धार्मिक सोपानों की यदि हम बात करें तो प्रत्येक जाति का अपना निश्चित धर्म होता है और इस धर्म के अनुसार उसे उन नियमों की पालना करनी होती है। भोजन और सामाजिक समागम पर प्रतिबंध होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि खान पान को लेकर, भोजन को लेकर जातियों में कुछ प्रतिबंध होते हैं। उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के साथ भोजन संबंधी व्यवहार रखने में हिचक महसूस करते हैं और निम्न जातियों की स्थिति यदि हम देखें वर्तमान में तो इन्हें उच्च जातियों की तुलना में बहुत ही हीन माना गया और ये सभी नियम छोटी जातियों पर लादे गए।
तो अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए समाज के ऊंचे पायदान पर जो जातियां हैं उन्होंने निम्न या हीन जातियों से एक दूरी बना ली, जिसने समाज का विभाजन करके रखा। जाति की विशेषता आने वाले समय में हमारे समाज के लिए बहुत ही प्रतिकूल साबित हुई और समाज में अनेक बुराइयों का प्रवेश हुआ, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अंतर्विवाह अर्थात वैवाहिक संबंधी प्रतिबंध होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक जाति से बाहर व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। प्राचीन समय में तो ये परंपरा विद्यमान थी, हालांकि वर्ण व्यवस्था में हम ये सब देखेंगे कि इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। जब हम वर्ण और जाति व्यवस्था में भेद देखेंगे तो इन सभी पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। परंतु यदि हम जाति की बात करें तो जाति में विवाह संबंधी निश्चित नियम थे, प्रतिबंध थे, जिनका पालन करना प्रत्येक जाति के व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता था। अंतर्विवाह अर्थात बाहर दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता था। वर्तमान में भी यदि हम देखें तो खाप पंचायतों का नाम आप सभी ने सुन रखा है। इसमें व्यक्ति यदि कोई दूसरी जाति में विवाह कर लेता है तो खाप पंचायतों के माध्यम से उनको दंडित किया जाता है। हालांकि वर्तमान में शिक्षा के कारण इस व्यवस्था में कुछ कमी आई है, परंतु अभी भी समाज में विकृत रूप में ये व्यवस्था विद्यमान है कि अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता। इसी तरह व्यवसाय चयन की यदि हम बात करें तो जाति व्यवस्था में प्रारंभ में